सभी मित्रों को सादर नमस्कार। जननीति प्रतिष्ठान के डिजिटल मंच पर आज हम एक बार फिर एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज की परिचर्चा का विषय है कृषि कानून वापसी के मायने। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चौंकाने वाले निर्णय निरंतर लेते रहते हैं, चाहे वह निर्णय नोटबंदी का हो, चाहे एयर स्ट्राइक का हो, हालांकि एयर स्ट्राइक पहले भी सरकारों ने की थी, या जो गुरु पर्व पर उन्होंने 3 कृषि कानून थे उनको यकायक जनता के सामने रिपील करने की जो घोषणा की है, उनको रिपील करने के क्या कारण रहे होंगे, या इनको रिपील करने से जो लगभग 1 साल से 26 नवंबर 2020 से जो किसानों का आंदोलन दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इन कृषि कानूनों को वापस लेने पर जो संसद में पारित किए गए थे, उससे पहले अध्यादेश के रूप में आए थे और यह कह करके लाए गए थे कि इनसे कृषि में एक नए युग की शुरुआत होगी और कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो क्या इन तीनों कानूनों के वापस लेने से जो कृषि सुधार की संभावनाएं हमारे देश में आजादी के बाद पहली बार जगी थीं, वो यहां एकदम ठप हो जाएंगी, या कृषि सुधार के क्षेत्र में आगे और ठीक सकारात्मक सुचिंतित कदम उठाए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि कई सवाल हमारे मन में इस वापसी के बाद, कानून वापसी के बाद उठना स्वाभाविक है और उठते हैं। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बीच में परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी कर रहे हैं, जो इस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मीडिया सलाहकार हैं और कृषि मुद्दों पर उनकी एक स्पष्ट समझ और दृष्टि है। क्योंकि मैं समझता हूं जिस प्रकार से एक पत्रकार के रूप में उन्होंने देश को और कृषि समाज को और देश के कृषक वर्ग को समझा है, आज के हमारे जितने भी समकालीन पत्रकार हैं शायद ही उन जितना गहरा अनुभव कृषि जगत का, कृषि समाज का किसी पत्रकार को हो। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं सर को इस मंच पर बहुत ही सादर, स्नेह और प्रेम के साथ जब पाता हूं और आशीर्वाद उनका मिलता है, तो हम लोगों को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है किसी भी विषय पर कार्यक्रम करने के लिए। तो सर का हार्दिक अभिनंदन है जननीति प्रतिष्ठान के इस मंच पर। हमारे बीच में डॉक्टर संगीता त्यागी जी हैं, जो नारी शक्ति फाउंडेशन चलाती हैं, अध्यापिका हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वोकेशनल कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं, साहित्य की विद्यार्थी हैं, साहित्य की अध्यापिका हैं, साथ ही साथ किसान नेता के रूप में एक उभरती हुई नेतृत्व देने वाली प्रतिभा हैं। तो उनके विचार भी आज हम वक्ता के रूप में जानेंगे। और हमारे साथ में डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी हैं, जो निरंतर इस मंच के बड़े घटक हैं और जननीति प्रतिष्ठान में नीतियां सब उनकी हैं, जन मैं जोड़ते रहता हूं। तो डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। मेरे छोटे अनुज मित्र भाई रजत कुमार त्रिपाठी जी भी हैं, जो एक युवा पत्रकार हैं और एक अपनी स्पष्ट दृष्टि और समझ रखते हैं
विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर। तो इस पैनल के साथ हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं सर की अनुमति से आज के पहले वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अरविंद कुमार सिंह सर जी, डॉक्टर संगीता त्यागी मैम, अनुज रजत, और अभी मेरे बड़े भाई देवराज सर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। ये तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बात रखूं कि ये तो त्यागी सर का स्नेह है कि उन्होंने मुझे ऐसे ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए आदेश दिया, और बड़े भाई हैं तो आदेश का पालन करना भारतीय संस्कृति में आप सभी जानते ही हैं। तो मैं बस उसी आदेश का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये बात जरूर मेरे मन में थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कृषि बिल वापस क्यों हुआ, इसके क्या मायने हैं, ये बहुत बढ़िया अरविंद सर बता पाएंगे। संगीता मैडम पूरा जुड़ी हुई हैं और स्थायी न केवल ग्राउंड पर भी काम करती हैं, तो ग्राउंड पर काम करती हैं तो सैद्धांतिक से ज्यादा व्यावहारिक अनुभव होता है। रजत हैं, पत्रकार हैं, तो चीजों को आप मुझसे कहीं ज्यादा बारीकी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। वो जो मैं पढ़ रहा था तो बात आ रही थी कि यूपी के इलेक्शन है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, पंजाब सामने अगर जुड़ गया तो एक हो जाएगा, हिमाचल के किसानों, ये तमाम बातें जो है चल रही थी। तो मैं वो, क्योंकि मैं मूलतः साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो ये सारी बातें जब मैं पढ़ रहा था तो फिर विपक्ष का लगातार प्रहार कि मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। दूसरा पक्ष की नहीं, ये उनकी उदारता है, एक प्रधानमंत्री हैं तो उनकी उदारता है, और चूंकि मुखिया की ये विशेषता भी होनी चाहिए कि ठीक है, जहां जब हम लगता है कि किसी कोई समस्या क्रिएट हो रही है, कोई समस्या बन रही है, तो उस पर चिंतन करना चाहिए। अगर अगर पीछे हट सकते हैं तो हटना भी चाहिए। खैर, ये सारी बातें बहुत विस्तृत रूप से, मैंने कहा कि अभी देवराज सर जुड़ेंगे, वो राजनीतिक चिंतक है तो उस पहलू से भी बात करेंगे। मैं सिर्फ एक दो बातें और एकदम व्यवहारिक, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बात रखना, वही कहते हैं कि वो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। लेकिन यह बात तो तय है कि इस देश में कि कम से कम 54% यानी 54% आबादी, अभी मैं क्या कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का जो 2019-20 का सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बात बताई गई कि 54.6% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। लगभग इतने ही क्षेत्रफल पर खेती भी है और 4% चारागाह। मैंने वो 2-3 बिंदु उठाए, सिर्फ मैं ये बातें ये क्यों रख रहा हूँ। ये देवराज सर आ चुके हैं, प्रणाम सर आपको। तो इस देश में मैं एक घटना का उल्लेख, 2009 में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, इस देश में एक आर्थिक मंदी आई थी। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, बड़ी बड़ी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वाले देश धराशायी हो गए। लेकिन भारत में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या जो बड़े संस्थानों से जुड़े लोग थे, उन्हें इस बात का पता था कि हाँ, स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन आम किसान इससे एकदम अछूता था, उसे कुछ भी पता नहीं था कि देश में क्या कुछ ऐसी स्थिति भी होने वाली है। न्यूज में आ रही थी कि उस समय के वित्त मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, मनमोहन सिंह जी ने, कि हमारे पास 6 महीने का राशन पानी या 6 महीने तक स्थितियां संभाल लेंगे। वो दुनिया भर के न्यूज पेपर्स में वो बात आ रही थी। हालांकि वह कितना सच है कितना झूठा, ये तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ना ही मैं, क्योंकि मैं उस तथ्य की जांच भी नहीं कर सकता। लेकिन बस उस एक बात से कि यह बात जरूर प्रमाणित करती है इन सारों बातों पर कि जब विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश धराशायी हो गए, और वो तो स्पष्ट था कि लोगों ने
नौकरियों से निकाल दिए गए, कई सारे बैंक डिफाल्टर कर दिए गए। तो इस प्रकार, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। आम जन एकदम सामान्य जीवन जो जी रहा था, वैसा ही जी रहा था। इसके पीछे बड़ा कारण यही था, हमारी कृषि। क्योंकि किसान, आज भी भारत का किसान फसलें उगाता है और उससे उसका परिवार पूरे साल तक जीवन का निर्वहन करता है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। और एक बात मेरे मन में और कि जब आ रही थी कि 10 बीघे खेती करने वाला एक किसान और एक इस ऑफिस में रहने वाला चपरासी, दोनों की लाइफस्टाइल को अगर हम अध्ययन करें, तो दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत अंतर पाएगा आपको। 8 घंटे की नौकरी करने वाला चपरासी एक एसी कमरों में रहने के लिए इतना सुयोग्य है कि आज वो रह सकता है, स्थिति है कि गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो। लेकिन 10 बीघे खेत में 20x4/7 24 घंटे काम करने वाला किसान की आप लाइफस्टाइल देखें, तो वो जो स्थिति है, तो उस चीज को हम मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी इस बात को जान रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से किसान महत्वपूर्ण है, और जब किसान महत्वपूर्ण है तो किसान के सर्वांगीण विकास पर काम करना चाहिए। और ये सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस बात को ध्यान दे। जबकि मैंने कहा कि जबकि यह देश अन्नदाता है, भाई आज भी अगर 54% जमीन पर हम ऐसे ही मान ले खेती हो रही है, तो लगभग 50% आबादी तो बिना खेती पर निर्भर है। तो इसका मतलब कि 50% वह आबादी उस किसान पर निर्भर है, उसके उपजाए हुए अन्न पर निर्भर है। स्वयं 50% तो जो कृषक है वो तो अपना उपजा रहा है, खा भी रहा है, लेकिन वह 50% का पालन पोषण भी कर रहा है। वो पोषण करता है, वह जो है वह मालिक है आपके पेट का, आपके जीवन का, कि सारी सुविधाएं यहीं रह जानी है अगर भोजन ना मिले तो ऐसे में एक सवाल मेरे मन में उठता है कि आखिर फिर किसान की यह स्थिति क्यों। मैं स्वयं, मेरे घर में खेती होती है, बचपन से मैंने देखा है। एक स्थिति ऐसी आई कि जब हम खूब, चाचा दादा खूब काम करते थे, लेकिन पता चलता था कि वर्ष के आखिरी समय आते आते अन्न समाप्त हो जाता था, खरीदना पड़ता था, लागत इतना लगा देते थे, तो वो बात करते थे यार कोई फायदा नहीं है खेती करने से, उससे बढ़िया है कि जब फसल हो उस समय वो पैसे से खरीद के उस फसल को रख लिया जाए। और ये बाद में होने भी लगा। मुझे याद है कि 2010-12 से हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चल पड़ी कि हमने जो है खेती करना बंद कर दिया। जो था वो अधिया टुकड़ी ऐसे अधिया पर दे दिया या कुछ उसमें कर लिया। बाकी जब फसल होती है, क्योंकि जितना हमने खेती में हम लगा देते हैं खाद पर, बीज पर, कीटनाशकों पर, उसके कम पैसे में हम गेहूं और जो अनाज खरीद के हम रख लेते हैं घरों में। तो आखिर यह एक बड़ी बात है कि जब ऐसा किसान जो सब कुछ जीवन में हमें दे रहा है, तो उसके लिए वो निर्णय कुछ तो होना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा, मैं वह बात कि देवराज सर जुड़े हैं, राजनीतिक चिंतक है, वो बढ़िया बताएंगे इसके मायने कि राजनीतिक मायने क्या है। पत्रकार हैं अरविंद सर, ये बात रखेंगे। लेकिन यह जरूर है कि यह देश किसानों का है, तो किसानों के लिए कार्य किया जाना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं उस राजनीतिक स्टेटमेंट में और उस बात में एकदम नहीं जा रहा, बस एक किसान की हैसियत से वो बात रख रहा हूँ कि मैं भी वो बेटा हूँ और मैंने उस चीज को जिया है, देखा है। तो लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, हालांकि आज जो बात कहते हैं कि नहीं नहीं आज किसान भी खेती से खूब हुआ है, ऐसा नहीं है। 100 में से 20 किसान ऐसे हैं जिनके पास वो सुविधाएं हैं कि अपनी वह खेती कर ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पंपिंग सेट है, पानी की सुविधा है, आर्थिक संसाधन है, इसलिए वो कई फसलें उगा लेते हैं। लेकिन आज भी 50% किसान ऐसा है जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी खेती कर पाता है। तो यह बात कह देना कि नहीं जी आज खेती जो है बहुत घाटे का सौदा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से जब कह रहा हूँ, तो यह बात कहते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ सुनने के लिए यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, केवल सिर्फ सुनने के लिए। जैसा मैंने पहले ही कहा,
अरविंद सर से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने सिर्फ अपनी एक दो बातें रखी। और धन्यवाद त्यागी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कई भावनात्मक मुद्दे हमारे सामने उठाए और वास्तव में किसान की समस्या आजादी के बाद निरंतर इस देश में बढ़ती गई है और कुछ किसान संपन्न भी हैं, क्योंकि हमारे देश में जो किसानी है और किसान हैं वो कई प्रकार के किसान हैं। एक तो बड़ी जोत वाले किसान हैं, एक मध्यम जोत वाले किसान हैं, एक बहुत ही निम्न जोत वाले किसान हैं और अधिकांश भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है लेकिन वो बटाई पर लेकर मतलब रेंट पर लेकर के खेती करते हैं। तो कृषि एक बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, अन्न उपजाने वाला क्षेत्र है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय अन्न का जो संकट पैदा हुआ और उसके बाद हरित क्रांति आई, उसके बाद खाद्यान्न की समस्या का जिस प्रकार से निवारण हुआ, हालांकि हरित क्रांति के और सारे संकट पैदा हुए लेकिन उसमें देश के किसानों की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान आज तक नहीं हो पाया है। उनकी जो उपज का समुचित लाभ या मूल्य उनको मिलना चाहिए, ये नहीं मिल पाता है। मंडियां बड़ी समस्याएं, उनके शोषण का बड़ा कब्जा मंडियों के हाथ में है और किसान तमाम तरह के शोषण का शिकार है। उसको अच्छे बीज नहीं मिलते, समय पर खाद नहीं मिलती, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह के संकट और समस्याएं उसके सामने हैं। और ये जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के उज्जवल भविष्य को लेकर के सरकार तर्क दे रही थी। तो सरकार अब किस प्रकार से नए तरीके से कानून लाएगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल सरकार ने ये कानून वापस ले लिए हैं। इन कानूनों में कुछ संकट और समस्याएं थी, इसी कारण से किसान विरोध कर रहे थे और वो समस्याएं और अड़चने जो थी वो एक तो भंडारण का सवाल था कि जो होर्डिंग की व्यवस्था थी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा था। बड़ा उद्योगपति, बड़ा व्यापारी किसी भी खाद्यान्न का कितनी भी मात्रा में होर्डिंग कर सकता था, एक बड़ा संकट था। दूसरा जो बड़ा संकट था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के सामने संकट ये था कि वो एसडीएम कोर्ट में या कोर्ट कचहरी में कैसे लड़ पाएगा। ये 2 बड़ी अड़चने थी। तीसरी बड़ी अड़चन जो एमएसपी की बात आती है कि उसको संवैधानिक अधिकार बनाया जाए, जिसके लिए आज भी जो किसान आंदोलन या नेता संघर्ष कर रहे हैं अड़े हुए हैं। अभी मैं समझता हूं कि इसका भी कोई न कोई निदान हमारी सरकार निकालेगी, सोचेगी। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संगीता त्यागी को आमंत्रित करते हैं कि वो इन कृषि कानूनों के माध्यम से जो वापस लिए गए हैं, किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या रणनीति सरकार की, समाज की, देश की होनी चाहिए कि कृषि जो है हानि का व्यापार न रह करके कम से कम बराबरी का व्यापार तो बने, लाभ का व्यापार बने किसान के लिए, मजबूरी का व्यापार न रहे। ऐसी क्या रणनीति सरकार की होनी चाहिए? डॉक्टर संगीता त्यागी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जननीति प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। इसी के साथ साथ मैं परम आदरणीय अरविंद कुमार सिंह जी को, देवराज सिंह जी जो हमारे बीच इस गोष्ठी में शामिल हैं, उनको भी नमस्कार है। रजत जी और संतोष कुमार जी, आप सभी को प्रणाम है। मुझे गर्व है कि मैं किसानों की समस्याओं से बिल्कुल सीधे रूप से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद भी मूल रूप से हरियाणा से संबंध रखती हूँ
मेरा जो ससुराल है वो यूपी है, वहाँ भी खेती किसानी होती है। और वर्तमान में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है। लेकिन इनके साथ साथ किसानों की जो समस्याएं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उन किसानों के साथ साथ जो 24 घंटे काम करने वाली बहनें हैं, जो कृषि क्षेत्र में जिनकी 80 से ज़्यादा प्रतिशत की जो संख्या है वो अपनी भागीदारी निभाती है, तो जब हम उन समस्याओं को बहुत नज़दीकी से देखते हैं तो समझ आता है कि अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे सुझावों को अपनाने की ज़रूरत है जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए या हम अपना अतीत उठा लें तो भारत जो है किसानों का देश है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हम देखते हैं तो 3 सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमारा व्यवसाय यानी उद्योग जगत, और तीसरा सर्विस सेक्टर। आप सभी अनुभवी हैं, इस विषय को जानते होंगे कि जो हमारा अतीत रहा है उसमें हमारे बड़े बूढ़ों की एक कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी। ये वो समय था जब भारतीय कृषि आत्मनिर्भर थी। उस समय हर गांव अपनी जरूरतों को अपने आप ही, यानी वहां मोची भी होते थे, वहां जुलाहे भी होते थे, वहां यंत्र बनाने वाले भी होते थे, उससे खरीदारी करने वाले भी होते थे और उसको उपयोग करने वाले भी होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैश्वीकरण का दौर आया, भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद तमाम सरकारों ने जो उस समय से अब तक जो रही हैं, प्रयास बहुत किए कि किसानों की स्थिति में सुधार किया जाए। नीतियां बहुत बनी, लेकिन सरकारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण या कोई दूसरे ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो योजनाएं बनी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। साथियों, मैं बताना चाहूंगी कि 1991 जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय आर्थिक मंदी का दौर था और उस समय हमें उबरने की जरूरत थी। तो इन्हीं 3 सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तो प्रयास किया गया था कि ये जो उद्योग जगत है और ये जो सर्विस सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर को लिबरल कर दिया गया। उदारीकरण की नीति के अनुसार इनको आजाद कर दिया गया। उद्योग जगत अपनी मर्जी से जो भी वो सामान बनाता है उसका मूल्य रख सकता है, उस पर टेप लगाकर वो उसी के अनुसार उसको बेच सकता है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में पहले से ही चीजें निर्धारित हो जाती है कि अगर आप इस जॉब को करोगे तो आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी, ये सारी सुविधाएं होंगी। हम सबका बहुत बारीकी से मूल्यांकन कर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर आज तक भी किसान खेत में जी तोड़ मेहनत करता है, खून और पसीना बहाता है, और जब उसकी उपज तैयार हो जाती है उसके बाद जब वो मंडी में बेचने जाता है तो कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि उसने जो पैसा लगाया है उसका जो वापसी है वो भी उसे नहीं मिल पाती है। कारण क्या होता है कि उस वजह से उसके परिवार या उसके बच्चों की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती, मायूस हो जाता है। तो इसी वजह से जो अपना नया युवा वर्ग है वो खेती किसानी से दूर होता चला गया। खेती किसानी से दूर होने के कारण ही उसने शहरों की तरफ पलायन किया और खेती किसानी में अब जो भूमिका है सबसे बड़ी वो महिलाओं की हो जाती है, क्योंकि महंगाई इतनी है, वैश्वीकरण का दौर है, तो बहुत कम पैसे में गुजारा भी नहीं होता है, जरूरतों की पूर्ति भी नहीं होती है। तो ये सारे विषय मैंने केवल इसलिए आपके सामने रखे हैं कि कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए जिससे हम हालातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके कि जब एक व्यापारी वर्ग अपने द्वारा बनाए गए सामान पर लेबल लगाकर मनचाहा मूल्य पा सकता है, तो मेरा किसान जो खून पसीना बहाता है वो अपनी उपज को, उसके उत्पादन को क्यों नहीं बेच सकता मनचाहे मूल्य पर। तो
तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये जो 2 सेक्टर थे, मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इनको लिबरल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन जो हैं, या उसके साथ साथ जो अर्थशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, लंबे समय से वो सुझाव दे रहे थे कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको भी मुनाफे का इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए कि इसको करने वाले को भी मुनाफा मिले, उसको भी जो वो मेहनत कर रहा है उसका जो मेहनत का मेहनताना है उसे पूरा मिले, उसका शोषण ना हो। आपने पीछे बहुत सारी ऐसी उदाहरण देखे होंगे कि किसान ने आत्महत्या कर ली। कोई व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, मेहनत करने के बाद भी जब उसे पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, जब वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। तो इस समय जरूरत थी कि कुछ ऐसी नीतियां लाएं या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे किसान को भी लिबरल कर दिया जाए। तो इन्हीं सबको जो मेरा जो विचार है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग विचार हो सकता है, मैं उस परिवेश में पली हूं, बड़ी हूं, उन परिवेशों, उन सब चीजों को देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। तो सरकार का जो ये 3 बिल वाला जो विषय है, मैं इसी पर बताना चाहूंगी कि 17 सितंबर 2020 को संसद में ये बिल पास हुए थे। इन पर चर्चा हुई थी, जिसमें कृषि विशेषज्ञ रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, और तमाम लोगों ने इस पर काफी गहन चिंतन भी किया था। तो ये पेश किए गए थे। उन तीनों बिलों के विषय में मैं शॉर्टकट में ही बताना चाहूंगी। पहला बिल था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, जिसमें किसानों को मनचाही जगह पर अपना उत्पादन बेचने की आजादी थी, यानी एक देश एक व्यापार, एक बाजार। दूसरा था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक 2020। इसमें देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था की गई थी। तीसरा बिल था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, जिसमें खाद्य तेल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी मूलभूत जो रोज की जरूरत की चीजें हैं, इनके स्टॉक लिमिट को हटाया गया था और किसान को आजाद कर दिया गया था कि वो मंडी के बाहर भी किसी को भी अपना उत्पादन बेच सकता है। साथियों, जब कानून बनाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई चीजें 100% होती हैं, कुछ इसमें त्रुटियां भी रह जाती हैं। तो हम लोगों का काम है कि जो त्रुटियां रह गई हैं उसमें सुझाव दिए जाएं, उसमें प्रयास किया जाए कि उन गलतियों को दूर करने का। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि 14 महीनों से लगभग दिल्ली को जाम कर दिया गया है। बार बार मैं किसी सरकार की तरफ से यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ और जहां किसानों की भलाई होती है उस पक्ष को रखना अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो जहां कहा गया कि अगर कहीं कोई गलती है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, वार्ताएं हुई, दोनों तरफ से वार्ताएं हुई, लेकिन अंत में क्या निकला उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से पिसा कौन? मेरा किसान। आपने लॉकडाउन के समय में देखा होगा कि किस तरह से कोरोना काल में सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, केवल भारत की नहीं, वैश्विक दृष्टि से भी। तो उस समय भी अगर हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं और हमें दोपहर खाने के लिए मिल रहा है, तो वो किसकी वजह से मिला है? मेरे किसान की वजह से। तो उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितनी उसकी जरूरत है, उसकी मेहनत हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये उस काल को जब हम देखते हैं तो हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जहां तक बात आती है कि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषि सशक्तिकरण का संरक्षण विधेयक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस विषय में 1-2 त्रुटियां रही हैं, लेकिन सभी गलतियां इसमें नहीं है। उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरे देश में 2 तरह के किसान हैं, एक बड़ी जोत के किसान, एक छोटी जोत के किसान। जो छोटी जोत के किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और ऐसे किसानों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, 80% के आसपास है। बड़ी जोत के किसान 15% के आसपास हैं केवल। तो ये जो छोटी जोत के किसान हैं, इनको फायदा कैसे हो?
इनको एक समूह के रूप में कैसे बांधा जाए, एक समूह के रूप में इकट्ठा करके कैसे इनकी लागत को कम किया जाए, कैसे इन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये जो आपने एफपीओ सुना होगा, किसान उत्पादक संघ, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 300 किसानों का ये समूह है और हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैदानी क्षेत्रों में 300 जी, किसानों आपकी का आवाज समूह आ रही है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है जी। और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किसानों के समूह जो हैं मिलकर खेती कर सकते हैं। इस एफपीओ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब छोटे छोटे किसान एक साथ मिल जाएंगे, जो भी वो फसल उगाएंगे उसके लिए बीज एक ही साथ उन्हें मिल सकता है, उन्हें बार बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो माल है छोटे छोटी, क्योंकि उनकी खेती छोटी छोटी है तो उनका जो सामान है वो भी बहुत कम है। तो अगर वो सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो उनके आने जाने का जो रास्ता वो समय है वो बचेगा, ऊपर से जो परिवहन शुल्क है वो बचेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं इसमें की गई थी। तो मैं यहाँ केवल जिससे किसानों का फायदा हो रहा है, मैं केवल उन्हीं विषयों को यहाँ पर उठाना चाहती हूँ बस। दूसरा विषय है किसान अगर मनचाही जगह पर, देखिए अगर मंडी में किसान अपनी फसल बेचता है तो मंडी का एक शुल्क होता है जो उससे किराया वसूला जाता है और ये राज्य स्तर पर अलग अलग हो सकता है। तो अगर किसान बाध्य होता है कि सीधे मंडी में ही जाकर फसल बेचे तो उसे बहुत, एक तो आने जाने की दिक्कत होती है, बार बार वो नहीं जा सकता मंडी में, तो उसे औने पौने जो भी दाम मिलेंगे वो उसी में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होता है। तो कम दाम में भी उसको अपनी फसल मजबूरी में बेचनी पड़ती है क्योंकि वो अगले दिन दोबारा से बाजार में नहीं जा सकता है, जिससे सीधा जो नुकसान है मेरे किसान को होता है। अब जैसे है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, इसमें भी खाद, तेल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी जो वस्तुएं हैं इनके स्टॉक लिमिट को हटाया गया है और किसान को पूरी आजादी दी गई है कि वो चाहे तो अपने माल को कोल्ड स्टोर में रख सकता है, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की गई है, और चाहे तो अपने माल को बेच सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें किसानों के हित में रही हैं। कुछ कमियां भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बहुत पॉजिटिव रही हैं, कुछ कमियां रही हैं, तो जरूरत थी उन कमियों पर चर्चा करने की। अब ये जो कृषि बिल है, इसमें जो प्रयास किया गया था किसानों के हित में, मैं शॉर्टकट में ही बताना चाहूंगी क्योंकि हमारे बीच बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं शॉर्टकट में ही बताना चाहूंगी कि इन तीनों बिलों में प्रयास किया गया था, व्यवस्था की गई थी कि छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर काम किया जाए। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिले, उसके साथ साथ उन्हें नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया था और आपदा के समय किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, इसके लिए भी पुराने नियमों को बदला गया था। बीते 4 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भी किसानों को मुआवजा मिल चुका है। फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको पहले से ज्यादा बढ़ाया गया है और सरकारी रिकॉर्ड पर खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। उसकी भी सारी ये जो है व्यवस्था इन बिलों में की गई थी। किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिले, इसलिए ग्रामीण बाजार का भी बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया था। किसानों को इसी के साथ साथ लाभ मिलने के लिए और ज्यादा विकल्प देने के लिए इन कानूनों में जो है प्रावधान दिया गया था कि किसान एक ही मंडी में जाने के लिए बाध्य ना हो, जहां उन्हें ज्यादा दाम मिले वहां वो जाकर बेच सके, ऐसी इन बिलों में व्यवस्था की गई थी। लगातार किसानों की स्थिति में सुधार के लिए लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां, कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक इन विषयों को
बार बार उठा रहे थे और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन बिलों की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और केवल भारत ही नहीं, मैं एक दो नाम लेना चाहूंगी जो समर्थन में थे, क्योंकि जो रूट पर रहता है उसको पता होता है कि किन चीजों से लाभ मिलने वाला है, किन चीजों से लाभ नहीं मिलने वाला है। केवल राजनीतिक पार्टियां का मुखौटा बनकर लाभ नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी आपने दिल्ली में आपने देखा होगा 14 महीनों से जो ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जाम कर दिया गया है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई है, लोग अपने काम पर नहीं जा सकते, आवश्यक खाने पीने की चीज नहीं आ सकती, रोजमर्रा की चीजें समय पर ना मिलने से महंगाई बढ़ गई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हुए हैं, दुष्परिणाम भी मिले हैं। तो जिन्होंने समर्थन किया, मैं एक दो नाम लेना चाहूंगी। भारतीय किसान यूनियन, भानु प्रताप सिंह जो ग्रुप है उन्होंने इसका समर्थन किया। जोगिंदर सिंह उग्राहा जो ग्रुप है उन्होंने भी इसका, बीकेयू का जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सरदार मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो मैं कुछ आंकड़े लेकर ही बैठी थी, क्योंकि बिना आंकड़ों के बात करना भी बेईमानी होगी। तो IMF, वैश्विक वित्तीय संस्थान, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारत में जो 3 कृषि बिल हैं इनके विषय में इन्होंने कहा है कि भारत सरकार को उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए जिन पर इन कानूनों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन ये जो कानून है, इन कानूनों से बिचौलियों की जो भूमिका है वो कम होगी और किसानों की जो क्षमता है बढ़ेगी और उनका लाभ भी बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा है कि बाइडेन सरकार जो है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है वो उसका समर्थन करता है, क्योंकि इस कदम से भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार होगा। तो क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे वक्ता हैं तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया है, तो ये कुछ ऐसे सुझाव थे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इस परिवेश से मैं जुड़ी हुई हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है और मेरे जितने साथी हैं वो इन सब विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन मैं अंत में केवल यही कहना चाहूँगी कि ये जो इस तरह के जो ये बिल थे, ये कृषकों के काफ़ी हद तक उनके हित में थे, लेकिन इन बिलों को वापस लिया गया तो ऐसा लगा कि जैसे आज किसानों के सामने, अपने बेटों के सामने एक पिता झुक गया है, क्योंकि वो पिता है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबका विकास करना चाहता है, सबके विश्वास के साथ चलना चाहता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि हलधर के हल के आगे लो नतमस्तक हुआ प्रधान, उन्नत के सूरज की जिद से हुआ गहन अवसान, चुन ली अपनी बर्बादी, हित को दे दी ठोकर मार, भले सियासत जीत गई पर हार गया किसान। अगर इनकी अच्छे, यानी ये जो बिल था इसमें अगर अच्छी चीजों को हम चुन लेते तो हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने तमाम किसानों से जुड़ी हुई बातों को और किसान बिल में शामिल अच्छी बातों को संज्ञान में लाने का प्रयास किया। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, ये मध्यकाल की घटना है। आज नौकरी को सर्वोत्तम माना जाता है। 100 बीघे के जोत का बेटा भी, मालिक भी नौकरी करना चाहता है। समय, समाज, परिवेश, परिस्थितियां सब बदल रही हैं। और आप एक बात दुरुस्त कर लीजिए, आप किसान की बेटी हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और यहाँ इस मंच पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सब किसान परिवार से हैं जी। इस देश में चाहे वो सड़कों पर बैठे हुए किसान नेता हों, चाहे संसद में बैठे हुए राजनेता हों, किसी का भी लक्ष्य किसान हित नहीं है जी।
चाहे वो सरकार बिल लाई थी, सरकार ने बिल वापस ले लिया, सबका अपना अपना सेट एजेंडा है। आप ये नहीं कह सकते वो सरकार देश हित में, किसान हित में ये करने जा रही थी। उनके अपने एजेंडे हैं, अपने हित हैं। अगर सरकार को वास्तव में किसानों के हित की चिंता होती तो मंडियों को खत्म करती। मंडियां खत्म करना बहुत जरूरी है। सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात करती, होर्डिंग की बात नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं करती। आप कह रहे हैं कि दो प्रकार के किसान हैं। भारत में कई प्रकार के किसान हैं। बड़ी जोत वाले किसान बहुत कम हैं। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास आधे हेक्टेयर जमीन नहीं है, छोटी छोटी जमीनें हैं। दलित समाज के पास तो जमीनें हैं ही नहीं, पट्टे मिले हुए हैं बेचारे, वो भी उस पर खेती नहीं कर सकते। तो इस देश के किसान की वास्तव में किसी को कोई फिक्र नहीं है सिवाय अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए। वो हम लोग अपने राजनीतिक हितों के कारण उसको डिफेंड करते हैं या उसका विरोध करते हैं। लेकिन ये सच है जिस पर हम लोग बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, उसमें भी कोई बहस नहीं करेंगे। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रजत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं, जो युवा पत्रकार हैं और किसान परिवार से ही आते हैं। रजत त्रिपाठी जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपने विचार रखिए। सबसे पहले गुरुजी आपको सादर प्रणाम, और डॉक्टर संगीता मैम, डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज दी, देवराज सर, अरविंद सर, आप सभी को सादर प्रणाम। और जननीति प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझ जैसे युवा व्यक्ति को जो है ये मंच दिया है। क्योंकि अक्सर चाहे पहले हो, आज हो, और चाहे आने वाला समय जब भी होगा, तो इस देश का भाग्य विधाता, देश का भाग्य निर्माता युवा ही होगा। अनुभवी लोगों के केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत है कि आखिर किसान बिल जो ये वापस लिए जा रहे हैं, किसान कानून जो वापस किए गए हैं, इसके मायने क्या हैं। मायने में जाने से पहले कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमारे दर्शक अभी जुड़े होंगे, उनको ये जान लेना जरूरी है कि आज बेशक देश का एक जो किसान वर्ग है वो कह रहा है कि उनकी जीत हुई है। दूसरी तरफ सरकार से जुड़े लोगों का कहना है, या भारतीय जनता पार्टी या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री है, ये काफी उदार है, ये सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। लेकिन हमें इस सच्चाई को भी समझना चाहिए कि जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगाकर किसी एक फसल का उत्पादन करता है, वो जब कहीं भी, चाहे वो बाजार में बेचने जाए, मंडियों में बेचने जाए, या आजकल तो तमाम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है जो आ करके आपके गांव से ही सामान पूरा आपका फसल तौल कर लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता है। अब एक मान लीजिए, एक बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, अभी आलू की फसल की कई जगह पे बुआई हुई होगी, 2-3 महीने बाद जब ये फसल मार्केट में आएगी तो जो हमारा किसान मंडियों में बेचने जाएगा वो मुश्किल से 20 रुपया 25 रुपया पसेरी में उसका आलू बिकेगा। अब 20 रुपया 25 रुपया पसेरी बिकने का मतलब हुआ 4-5 रुपया किलो। और आज आप लखनऊ और दिल्ली जैसे बैठे जगहों पे हम लोग वही आलू 30 रुपए में खरीदते हैं, जो कि हमारे ही पिताजी जाके वहां 5 रुपए 4 रुपए में बेच रहे हैं। और हम ही लोग जब दिल्ली या लखनऊ या चेन्नई या बंगलौर जैसे शहरों में जाते हैं तो उसी आलू को हम लोग 30 रुपए में खरीद रहे हैं। और एक कोई व्यक्ति जो सुबह जाता है शहर की मंडी से वही आलू और वही सारी सब्जियां उठा के लाता है, उसको शाम तक बेचता है। आप जाके कहीं भी देखेंगे, किसी से बात करेंगे तो हर सब्जी वाले के, एक जो आम सब्जी वाला है वो भी महीने 25-30-35 हजार रुपए बड़े आराम से कमा लेता है। यानी एक देखा जाए तो डी ग्रेड का जो कर्मचारी होगा या होमगार्ड होगा या सिपाही होगा उसकी सैलरी के बराबर। तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे किसान जिसको इसको जीत बता रहे हैं, वास्तव में ही उनकी हार भी है, क्योंकि इन जो चीजें हैं उस पर मंथन करने की जरूरत है। किसी एक प्रोडक्ट को अपना करके, आज एक कंपनी का नाम भी मैं बता देता हूं, मुझे लेने में कोई जो है हिचक नहीं है, फॉर्च्यून है, ठीक है, वो कंपनी किसी की हो सकती है। एक सरसों तेल और रिफाइन बनाने वाली कंपनी का मालिक इस देश का सबसे अमीर आदमी है, और इस देश में वही किसान उगाने वाला, सरसों उगाने वाला, सोयाबीन उगाने वाला किसान अपने अपने वो 4 गांव को भी जोड़ लीजिए ना तो सबसे अमीर नहीं होगा। जिले की तो बड़ी दूर की बात है, और देश का तो मतलब सोचना जो है ये ऐसा है कि मतलब हम जो है शनि ग्रह पे बैठ करके जो है चाय पी रहे हों, ये ऐसे सपने जैसा है।
अब ये किसान बिल यानी किसान कानून के वापसी के क्या मायने हैं? कई लोगों का कहना है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गया है, चुनाव की वजह से झुक गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो एक ऐसी शख्सियत है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है कि वो चुनाव के लिए चीजें नहीं झुकता है। कि जो व्यक्ति नोटबंदी करके चुनाव जीत सकता है 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा और 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, वो कुछ वोटों के लिए, क्योंकि अगर उससे 20 या 25 या 30 किसान अगर नाराज होते या 40 किसान नाराज होते तो चुनाव में जीतने के लिए सिर्फ 40 वोट चाहिए, बाकी 60 वोट तो बढ़ जाते हैं, तो बड़े आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते। कई लोगों का उनका अमरिंदर सिंह के साथ जो है संबंध स्थापित किए जा रहे हैं कि भाई अमरिंदर अगर जो है किसान कानून का समाधान होगा तो अमरिंदर उनके साथ आएंगे, पंजाब जीतेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक, नरेंद्र मोदी जो है, जैसे कहते हैं ना कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं, लेकिन वो फोटो निर्भर इंसान भी हैं। और वो ऐसी चीजें करने में विश्वास रखते हैं कि आने वाले शताब्दियों में उनकी चर्चा हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ऐसे कामों को करने में विश्वास नहीं रखते हैं कि जिससे उनकी चर्चा ना हो, इसीलिए वो रोजगार नहीं देते। मैं भी युवा हूं, क्योंकि रोजगार एक पीढ़ी जाएगी तो दूसरी पीढ़ी भूल जाएगी। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आने वाले जब 100 सालों में या 50 सालों बाद चर्चा हो कि हाँ भाई शौचालय बनवा दिया था, हाँ भाई जो है बड़े बड़े होर्डिंग बैनर और सारी चीजें लगी थी। लेकिन एक गंभीर बात है जो किसान कानून वापस लेने के पीछे जो मुझे लगता है इसकी चर्चा अभी कहीं हो नहीं रही है, मुझे लगता होनी चाहिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्योंकि चुनाव के दबाव में नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते। ये उनके विरोधी भी जानते हैं कि वो किसान आंदोलन के नाम पे चुनाव लड़के भी जीत सकते थे और बहुत आसानी से वोटों का पोलराइजेशन वो कर सकते थे। ये उनके विरोधियों को भी बड़े आसानी से पता है, क्योंकि वो विरोधी जो जब 1 साल से किसान बैठा रहा दिल्ली के बॉर्डरों पर, और किसी किसान जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनका नेता अपने साथ 10 किसान नहीं खड़ा कर पाया उस आंदोलन के, तो उन्हें भी पता है उनको किसानों का कितना समर्थन है। विरोध, अब विदेशी दबाव कहां? पिछले दिनों G7 और G20 की बैठक हुई, यही वो सारा जो है खिचड़ी यहीं पका है। खिचड़ी पकी कैसे? कि हमने देखा कि ब्रिटेन के संसद में भी एक बार आवाज उठी कि भाई भारत में जो किसानों पे बर्बरता हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक आवाज कनाडा में भी उठी जब वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक किसान आंदोलन को लेकर के भारत की आलोचना की। इसके अलावा जो अमेरिका में प्रशासनिक बदलाव हुआ, अगर आज यही डोनाल्ड ट्रंप होते तो आप लिख ले लीजिए कि किसान कानून वापस नहीं होते। कहीं न कहीं जो पिछले जो सितंबर महीने में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कई सारी ऐसी चीजें हुई बाइडेन और कमला हैरिस के साथ मीटिंग में कि उन वजहों से जो मोदी प्रशासन था वो कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहा था। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब पिछले कुछ सालों में अमेरिका के अगर दौरे देख लीजिए, जब ट्रंप खास करते तो मोदी का जो वहाँ स्वागत होता था, जो मोदी का एक कहिए मतलब गांव वाली भाषा में जो भौकाल था वो तगड़ा था। लेकिन बाइडेन प्रशासन में मोदी का भौकाल थोड़ा कम हुआ। तो ये वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहे और ये सारी खिचड़ी वहां G20 की बैठक में जो है पकी है, जिसके बाद ही इनका मजबूरी पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते भी आने वाले समय में हो सके कई देशों से प्रभावित होते, जिसकी वजह से इन्हें लेना था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है मोदी जी पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नोबेल पुरस्कार। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा उस दिन लोग मेरी थियरी को सही मानेंगे, क्योंकि ऐसा कहने में हिम्मत किसी में नहीं है। नोबेल पुरस्कार इसलिए क्योंकि वो हर विवादित मुद्दे में कूदते हैं, उसका समाधान करते हैं, और वो चाहते हैं जिस प्रकार अमेरिका ने जो मध्य एशिया का भाग था उसमें आपस में लड़ा करके और बराक ओबामा बड़े आसानी से शांति दूत बने थे और उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया था, मोदी ठीक वैसा चाहते हैं कि उनको भी नोबेल का शांति पुरस्कार मिले, जिससे आने वाले शताब्दियों तक उन्हें याद रखा जाए। ये सब किसान जो है बिल जो एक किसान कानून था उसकी वापसी के कारण थे। और रही बात किसानों का न किसी भी व्यक्ति का, मैं तो कहता हूं कि किसान स्वयं के दुश्मन है। राजनीतिक पार्टियां होंगी उनके दुश्मन, अधिकारी होंगे उनके दुश्मन, लेकिन किसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो स्वयं किसान ही है। आज जिनके पास जमीनें हैं, मैं तो अभी भी करता हूं, जाता हूं तो हाथ बटाता हूं घर पे, मैं तो आप 99% ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की जमीनें हैं, उनको पता ही नहीं होगा, खासकर मेरी पीढ़ी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा उनके पास खेत कहाँ कहाँ है, उनकी जमीनें कहाँ कहाँ हैं।
और कई लोग तो रबी और खरीफ में इतने कंफ्यूज हैं कि वो पूछिए मत। अगर वो, मुझे लगता है कई लोग ऐसे भी होंगे कि खरीफ की फसल में वो गेहूं उत्पादन करवा देते होंगे और रबी में धान पैदा करवा देते होंगे। और कई लोग लॉजिक देने के लिए भी बोल देते होंगे भाई बंगाल में तो ठंडक के टाइम पे तो धान उग जाता है। तो इस तरह के लॉजिक देने वाले भी हमारे समाज और खासकर मेरी पीढ़ी में 99% से ज्यादा लोगों की ये हाल है। और पिछले दिनों मैंने कई एक सर्वे भी किया, लोगों से जाके पूछ भी रहा था, मैं बात भी कर रहा था, ऑनलाइन भी चीजें कर रहा था कि हम जैसी पीढ़ी से जब कोई पूछना चाहे कि आप क्या बनना चाहते हैं, शायद गुरुजी आप लोग भी जो पीढ़ियों में बैठे होंगे, जितने भी आप लोग के उम्र के भी लोग होंगे, उनमें से शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जो किसान बनना चाहता रहा होगा। और हमारे तक तो ये बात जो है, मुझे लगता है 100% में कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि जो किसान बनना चाहे। जैसे होता है ना बचपन में जब लड़का होता है तो वो कहता है भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर वो कहता है हम क्रिकेटर बनेंगे, फिल्म स्टार बनेंगे, ये सारी चीजें बनेंगी। और अब तो माँ बाप भी नहीं कहते कि मेरा बेटा किसान बनेगा, माँ बाप भी कहते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, परिवार खुश रहेगा। तो मुझे लगता है ये जो भावना लानी अगर पड़ेगी तो कृषि को लाभदायक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ठीक, फसल उगाने वाला तो बेचारा 20-25 रुपए में पसेरी आलू बेच रहा है, वो जाकर के आज के समय में जो है धानों की बिक्री 1300 रुपए में हो रही है, गेहूं 1800-1900 में बेच रहा है। और जो अगर उसी गेहूं के आटा को तमाम कंपनियां जो है 40-40 रुपए और 50-50 रुपए किलो बेच रही हैं। 50 रुपए किलो आप इमेजिन कर लीजिए, जो 18 रुपए का गेहूं है उस पर सीधा सीधा मार्जिन 32 रुपए का है। उसी गेहूं को शहरों में हम लोग जाके खरीदते हैं। तो किसानों को, और मेरा यह भी मानना है कि भारत में एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए, हमें कई बार कानूनों को रद्द कराने के लिए नहीं आंदोलन करने चाहिए, हमें कानून बनाने के लिए आंदोलन करने चाहिए। और भारत की ये बड़ी दुर्व्यवस्था रही है कि हम अक्सर चीजों का विरोध करते हैं, हमने कभी किसी समर्थन में लेकर के जैसे आंदोलन नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आजाद भारत में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जहां किसानों के हितों को लेकर आंदोलन हुआ हो कि हाँ हमारे लिए ऐसा कानून बना दीजिए आप। आजाद भारत में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जहां एक बेहतर शिक्षा को लेकर आंदोलन हुआ हो। आजाद भारत में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जिसमें एक अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन हुआ हो। विरोध को लेकर हुआ है और होता रहेगा, लेकिन हमें अच्छाइयों को लेकर के आंदोलन करने की जरूरत है। और वो आंदोलन हमें सड़कों पर जाने से पहले हमें अपने मन से आंदोलन करना होगा, अपने विचारों से आंदोलन करना होगा, तब जाकर के ये जो बिगड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन असंभव है, बदलाव हमेशा आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी मैंने समय ले लिया है, और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जन नीति प्रतिष्ठान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि युवा जो है आवाज को उन्होंने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला। और ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लीक पर नहीं चलते हैं, वो लीक से हटके काम करते हैं। जो किसान बिल हैं वापस लिए हैं, तो मैं तो ये सोचता हूं कि अगली बार भी संसद में किसान बिल आएंगे और ज्यादा लॉजिकली करेक्ट होंगे और किसान हित में होंगे, और जो किसानों की चिंताएं हैं उनको दूर करने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि उन बिलों में सब कुछ गलत था, ये एकदम इस प्रकार से मान लेना कि एकदम गलत था। बहुत सारी चीजें, जैसे मंडियों का जो शोषण था वो निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए था। अभी तो ये है कि हम एक मंडी से जो अपने दायरे में आती है उससे बाहर दूसरी मंडी में अपना अनाज नहीं बेच सकते, लीगली नहीं बेच सकते। मंडी समिति वाले आपके अनाज को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आदान प्रदान हो रहा है, लोग धड़ल्ले से इधर से उधर बेच रहे हैं। बहुत सारी मतलब कानून जो हैं बहुत सारे वो कागजों पे हैं, वास्तविकता में कानून कहाँ लागू होते हैं। लेकिन 2-3 सवाल हैं कि किसानों की स्थिति पर समग्रता से ये बिल जो 3 थे वो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन लाने वाले नहीं थे। एक व्यक्ति के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में, भले ही मुझे कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, मैं अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र हूं जैसे कि अन्य लोग रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इन बिलों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कॉरपोरेट सेक्टर को, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को खेती का जो रोजगार है, खेती का व्यवसाय है, उसको खोल दिया गया था। अब प्रधानमंत्री जी पर हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव का दबाव हो, या अपने संगठन का दबाव हो,
या और बहुत सारे कारण हों जिसके चलते ये वापस लिया है, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री ही जानते हैं। हम लोग और आप लोग केवल कयास लगा सकते हैं। तो उसी कयास लगाने की प्रक्रिया में कम से कम हम किसानों की जो समस्याएं हैं, जो वास्तव में चिंताएं हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पुत्र और जमीन से जुड़े हुए एकदम राजनीतिक विचारक और शिक्षक, अध्यापक, राजनीति विज्ञान के चिंतक डॉक्टर देवराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार हम लोगों के सामने रखें, हम लोगों के समक्ष रखें। डॉक्टर देवराज जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं जननीति प्रतिष्ठान का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया अपने विचार रखने का। डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी, श्रीमान अरविंद कुमार सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम की, डॉक्टर संगीता जी, डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी और रजत त्रिपाठी जी युवा पत्रकार। मैंने बड़े गौर से सुना और मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने आज के विषय को बहुत बारीकी से रखा और उन्होंने आंकड़ों के साथ रखा। और संगीता जी ने सारे जो विषय को जो रखा, उन्होंने जो आंकड़े दिए वो एक अच्छी तैयारी के साथ जो बात रखी जाती है उस तरह से उन्होंने अपने विचारों को रखा। मैं पूर्व के वक्ताओं ने रखा है, मैं उन्होंने जो कृषि जो कानून थे उनके बारे में बारीकी से बताया। मैं थोड़ा सा जो अनछुए पहलू है उनकी तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। अगर हम किसान आंदोलन के इतिहास को देखें तो किसान आंदोलन चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो या स्वतंत्रता के बाद जो भी किसान आंदोलन हुए, उनमें सभी मोस्टली जो किसान आंदोलन थे वो सफल रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में हम देख रहे हैं। तो किसानों की जो आवाज है, एक तो ये निश्चित है कि कोई भी सरकार उनको उस तरह से उनकी आवाज को कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि किसान का आंदोलन अगर आप प्रारंभ से देखें तो उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने जो विषयों को उठाया है तो उसके इतिहास को अगर हम देखें तो इससे जाहिर है कि किसान आंदोलन जो चल रहे थे उनका जो आज तक का जो इतिहास रहा उनका उस तरह का रहा। दूसरा विषय मैं रखूंगा कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसान यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और क्या क्या समस्याओं से किसान गुजरते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं और सरकारें भी इसके प्रति चिंतित है। और उन्हीं विषयों को रखते हुए इस कानून में जो भी कानून आए उनके हमने अच्छाइयां भी सुनी और कुछ उसमें कमियां जो बताई गई उनके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तो ये अगर किसानों की स्थिति को देखा जाए तो ये बड़ी सोचनीय विषय है कि आज जो किसान है, जो पूरा उसका परिवार, अगर उसके पूरे परिवार की इनकम को देखा जाए और पूरे साल का एवरेज निकाला जाए और उसकी जो मेहनत है, सारे जो सदस्य उसमें लगते हैं उनको देखा जाए तो वो मुझे नहीं लगता कि बिलो पॉवर्टी से नीचे उसका स्तर जा रहा होगा अगर सभी का निकाला जाए। तो ये जो किसानों की जो विषय है, इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि किसान आज का जो किसान है, अब आप लोग बात कर रहे थे जिस पर कि बड़ी जोत के किसान और छोटी जोत के किसान, तो अब किसान के पास वो जमीनें नहीं है और सभी को पता है कि किसके पास कितनी जमीन है। जो रजत त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास कितनी जमीन है पता नहीं है, कहाँ कहाँ है, तो अब इतनी जमीनें नहीं है कि कहाँ कहाँ है। एक बहुत सीमित जमीनें हैं जो बट गई हैं, जो भी परिवारों से चली आ रही थी, बहुत छोटी बच्ची होंगी। तो आज की जो जमीन है, और ये जो अगर हम
छोटी छोटी जमीन में भी अगर कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग नहीं होगी तो हम क्या उगा लेंगे उसमें। ये कुछ चीजें हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं और जिनके पास कम जमीनें हैं, तो उनको कैसे हम प्रयोग करेंगे, क्या हम बोएंगे, क्या हम इसमें पानी लगाएंगे, क्या खाद देंगे, तो किस तरह से वो होगा। एक तो ये विकल्प आप बताइए जो भी इसका अगर हम उसको लेके चलते हैं। दूसरा विषय ये है कि ये जो जोते हैं, इसलिए किसानों का जो अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो चला आ रहा था, तो उसमें अब बदलाव की भी जरूरत है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारा सिस्टम ही बदल गया है एग्रीकल्चर का। आप किसको भी चाहे किसी भी इसको देखे, चाहे वो कोई भी सेक्टर, पशुपालन हो, कोई भी हो, तो टेक्नोलॉजी ने जो उपयोगिता थी, जो एनिमल थे जिनको हम यूज करते थे, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ने किस तरह से क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, या जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था, इकोसिस्टम जो बना हुआ था, उस पर भी उसका इफेक्ट है। दूसरा है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी अभी भी कमी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसके लिए परेशानी हो रही है बहुत सारी जगह। किसानों की कुछ आप कुछ उसमें क्या कह सकते हैं, हम डेथ भी हुई है जो वहां पर इसके उसमें। तो ये, और इसके साथ ही साथ किसान को प्राकृतिक जो आपदा है, जो हर किसी का अपना सिस्टम है, लेकिन किसान ने जितनी भी मेहनत की, उससे जब फसल तैयार होकर आई, अभी आप देखेंगे बारिश हुई थी जिसमें जो धान की फसल खड़ी थी और उसकी क्या स्थिति हुई, तो ये इससे भी जूझता है किसान। इससे बचने के लिए इसको भी थोड़ा सा इसके ये गवर्नमेंट ने किया है, बहुत सारी स्कीमें बनाई है जिसमें उसके तहत उसे जोड़ा गया है, बीमा के, किसान बीमा योजना के तहत हम उसमें देखते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम राजनीति में किसानों की भूमिका को देखें, तो 1970 का जो दशक है और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आई थी, और उससे जो कृषि सेक्टर में जो प्रभाव पड़ा था, उत्पादन जो बढ़ा था, और किसानों में जो जागरूकता बढ़ी, जिसे हम कहते हैं जो मोबिलाइजेशन हुआ, तो जो राज्यों की जो राजनीति थी उसमें वो सभी किसान थे। जो भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसानों की विषयों को रखा था, किसानों की समस्याओं को रखा था, और किसानों का एक अवेयरनेस आया था। तो 1970 से हम कह सकते हैं कि किसानों की राजनीति का जो एक शुरुआत हुई, वो भारतीय स्वतंत्रता के बाद, उसे हमें वो चीज देखने को मिल रही है, और उसके बाद ये चलती रही है, और वो किसानों के विषय आते रहे, और उनकी जो समस्याएं वो कभी नई आती रहेंगी और बनती रहेंगी, क्योंकि जो जिस विकास के रास्ते पर हम सभी लोग कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में चल रहे हैं, उसमें आगे चलने के लिए हमारे पास संसाधन वही हैं, और उन्हीं में हमें आगे बढ़ना है। और उसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए 1990 के बाद, जिसको आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं हम लोग, WTO आ रहा है, और उसने किस तरह से, आपने खूब सुना होगा डंकल प्रस्ताव, WTO के माध्यम से जब आया था, तो वो किसानों के बहुत बड़े उसमें विषय थे, जिसमें किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट ने, उनके बारे में भी बात की थी, मार्केट के बारे में भी बात की थी इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर बहुत आंदोलन हुए थे, और इसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की बहुत बड़ी बात चल रही थी। तो ये जो फर्टिलाइजर जो सब्सिडीज है, उसे किस तरह से कम किया जाए। किसानों को उस 90 के दशक से ही जो गवर्नमेंट के द्वारा उनके ज्यादा लिए जो कार्य थोड़ा किए जाते थे, उन पर डिक्रीज किया जाने लगा। तो ये जो चल रहा है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में, पहले जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय मेन जो GDP का सेक्टर था एग्रीकल्चर था। आज क्या बन गया है, आज सेक्टर बदल गया है, एग्रीकल्चर का स्थान है बहुत पीछे चला गया है। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और अब एग्रीकल्चर को फोकस किया जा रहा है, और आगे आने वाले समय में कृषि क्षेत्र ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सभी लोग आगे आएंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि जो बेसिक नीड है हम सभी की, वो कहाँ से आएगी, हमारे लिए कहाँ से आएंगी वो सारी चीजें। तो उनको उस क्षेत्र में भी ये चीजें बढ़ेंगी। जहां तक मैं युवा पत्रकार रजत त्रिपाठी जी ने जो विचार रखा
कि ये जो कृषि कानून है कि विदेशी दबाव की वजह से ये जो लिए गए हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, मैं इस पर अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। अभी आपने देखा कितना प्रेशर था तालिबान के ऊपर, कितने देशों का था। भारत पे क्या प्रेशर है, मोदी जी पर क्या प्रेशर है, इस विषय का कोई प्रेशर है? इस प्रेशरों से कोई भी डिसीजन लेगी सरकार? ये कोई विषय नहीं है, ऐसे विषय आते रहते जाते रहते। सरकार का जो यहाँ पर जो डिसीजन है वो अपने आप सरकार सक्षम है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो विदेशी डायस्पोरा है, तो विदेशी डायस्पोरा जो है ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, भौकाल नहीं है किसी भी व्यक्ति का जाना। उससे पहले जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उन लोगों के जो फॉर्मली बस लोगों से मीटिंग करके आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे लोग वहां पर रह रहे हैं तो उन लोगों से संवाद की एक शुरुआत होनी चाहिए और उनमें वो फीलिंग आनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके साथ मीटिंग होगी। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है, वहां पर भौकाल नहीं है। और सरकारें सब बदलती हैं, सरकारें यहाँ भी बदलेंगी, वहां भी बदलेंगी, सभी जगह बदलती हैं। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती है डेमोक्रेसी में, तो स्थितियां परिस्थितियां सब बदलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कुछ चीजें रही होंगी, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो चीजें थी जो एक तो हम जो देख रहे हैं, एक तो ये जो किसान है, सरकार का तो ये लक्ष्य था कि दोगुनी इनकम करना है किसानों की, और ये सरकारें करने पर है प्रतिबद्ध है। लेकिन ये किस तरह से किया जाए, इन्होंने कोशिश की किसान बिलों में लाकर, जो भी उसकी अच्छाइयां बुराइयां आप सभी लोगों ने बताई कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को क्योंकि इस पर सभी को, दोनों पक्षों को सोचने की जरूरत है, चाहे वो सरकार थी या किसान थे, क्योंकि वो किसमें नहीं आना चाहिए, परसेप्शन में। ज्यादातर परसेप्शन का ये आंदोलन चला है। कृषि कानूनों को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें क्या क्या विषय है, लेकिन ज्यादातर क्या है, परसेप्शन से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो किसान आंदोलन की बात रही है, उसके पीछे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, और जो किसानों के द्वारा जो चीजें चल रही थी वो एक व्यवस्था थी, उसमें उनको एक स्पेस मिला और सभी लोग वहां पर, एक मुद्दा रहा है, एक संजीवनी के रूप में किसानों का जो मुद्दा था वो मिल रहा था। तो लेकिन यहाँ पर जो देखिए, किसानों का हित, क्योंकि किसानों का हित होगा, पूरे देश का हित है, क्योंकि आज भी जो हमारा जो गांव है उसका मूल आधार क्या है, वो कृषि है, और अभी भी लगभग 70% लोग वहीं पर है। तो वहां समृद्ध भारत करना है तो उनके विषयों को, उनके जो हित हैं और उनके लिए जो उनकी जो समस्याएं है, उनका जो समाधान है, उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, समय भी हो गया है। मैं एक बार फिर पुनः जन नीति प्रतिष्ठान के डॉक्टर त्यागी जी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे ये अवसर दिया 2 शब्द रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कई मुद्दों पर बड़ी सारगर्भित बातें कही। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं सभी मित्रों से कि जो प्राइवेट कैपिटल है कहीं भी जाता है वो प्रॉफिट के लिए जाता है, और इस समय 21वीं सदी का जो सिनेरियो है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो विकास होना था इंडस्ट्री का, वो क्लाइमैक्स पे है। उसमें ग्रोथ की संभावनाएं मैक्सिमम 10% है, उसके इर्द गिर्द हैं, उससे ऊपर नहीं है। तो औद्योगिक घरानों को जो दिख रहा है निकट भविष्य में 50 साल का 100 साल का बिजनेस, वो एग्रीकल्चर दिख रहा है। उसमें किसान प्लेयर हो, किसानों के हाथ में पावर हो, किसान डिसीजन मेकर हो, किसानों के द्वारा तय किया जाए, ऐसी नीतियां सरकार और किसान मिलकर बनाएं तो ज्यादा फायदे में रहेंगी। अन्यथा आप बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में कृषि नीति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दे देंगे तो किसान की स्थिति नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े जाइंट औद्योगिक घरानों से कन्फ्रंट कर पाए। एक तो मेरा सबमिशन ये है। दूसरा सबमिशन ये है कि आपने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की, कृषि लोन की बात की। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे पास एक कृषि लोन था SBI का, ये रिसेंट अनुभव है,
और वो पेमेंट मैंने किसान कृषि कार्ड का पूरा ऑनलाइन वापस कर दिया पैसा। मैंने ये 4 जनवरी को वापस कर दिया और मेरे पे कोई कृषि लोन नहीं था। उन्होंने मेरे कृषि कार्ड पे 1800 रुपए का इंश्योरेंस कर दिया, जबकि सिंगल पेनी मेरे पास कृषि लोन नहीं था। इंस्पेक्शन चार्ज लगा दिए, इतने इंस्पेक्शन 2 बार इंस्पेक्शन कर लिया और वो लगा के टोटल मेरे पास आज उस केसीसी पे 4500 का ड्यू है। मैंने एसबीआई के चेयरमैन को मेल किया, अपने एसबीआई जो जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है उसको मेल किया। मैंने पूछा, मैंने तो सिंगल पेनी लोन नहीं लिया, और मैंने लोन नहीं लिया, आपने मुझे किस पे इंश्योरेंस दिया? इंश्योरेंस देने के लिए मेरी अनुमति मांगी गई और आप ये जानिए कि एसबीआई ने मेरा वो खाता एनपीए कर रखा है। ये स्थिति है कृषि लोन की। संकट ये है कि किसानों को जो कृषि लोन दिया जा रहा है वह लोन भले ही 6% 4% पे मिलता हो, लेकिन अगर ओवरऑल उसका आप देखेंगे असेसमेंट करके, वो उनको 14 15% पे मिल रहा है। और कृषि लोन पर जो जिस प्रकार से बैंकें लूट कर रही हैं, उसकी तरफ इन किसान नेताओं का भी ध्यान नहीं जा रहा है, हम और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो किसान के साथ भयंकर रूप से खिलवाड़ है। और हम जैसे, रजत जैसे, संगीता जी जैसे, आप जैसे, संतोष जी जैसे, अरविंद सर जैसे लोगों को खड़े होके ऐसी लूट के बारे में जनता को अवेयर करने की जरूरत है। हम यहाँ किसी के व्यक्तिगत नुमाइंदे नहीं, हमारी आइडियोलॉजी विचारधारा कुछ भी हो, हमारा मूल फोकस किसान है, किसान का हित है। हम किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, न किसी का विरोध करने के लिए बैठे हैं। इसी कड़ी में आज की परिचर्चा मुझे लग रहा है काफी रोचक रही। देवराज जी ने, संगीता जी ने कई बातें रोचक कही, रजत जी ने भी कही और संतोष जी ने शुरुआत की। तो इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार सर को हम लोग सुनना चाहते हैं। सादर आमंत्रित हैं सर, आपका इस मंच पर सादर अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद त्यागी जी। आप सभी विद्वान वक्ताओं ने इतना कुछ कह दिया है कि ज्यादा कुछ अब कहने के लिए मेरे पास भी नहीं है। मैं कुछ अपने जमीनी अनुभवों को, कुछ बातों को बांटना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो बिल्कुल देखिए, जो तमाम पक्षों पर बातें हुई हैं, मैं कुछ अपने निजी अनुभवों को, कुछ और बातों को इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो हमारा खेतीबाड़ी का जो क्षेत्र है, वो उसको आज के तारीख में आप चीन से भी तुलना नहीं कर सकते, दुनिया के किसी देश से तुलना करने का कोई उसका अर्थ नहीं बनता, क्योंकि भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जब आजादी मिली तो हम लोग जो है 37 करोड़ लोगों को भी अनाज नहीं दे पा रहे थे। और मेरे पास है, कभी अलग से चर्चा होगी, तो मेरे पास वो पोस्टर्स हैं जिनमें अनाज बचाओ की अपील छपती थी, जिनमें अधिक अन्न उपजाओ की अपील छपती थी। और अगर आपके पास घर में कोई छोटी सी क्यारी है तो उसमें भी आप क्या बो। ये सारे दिन जो यंगर जनरेशन है उसको नहीं पता है कि वाकई किस किस दौर से हम लोग गुजरे हैं। और कम से कम इंदिरा गांधी तक, जवाहरलाल नेहरू से लेके, मैं नेहरू भी नहीं, मैं सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि पहली जो अंतरिम सरकार के जो खाद्य मंत्री थे, वहां से लेकर के और इंदिरा गांधी तक की चिंताओं का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ये था कि हम खाद्य मामलों में, खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भरता कैसे ले आए। क्योंकि बीच बीच में जब अमेरिका से हम लोग या बगल में बर्मा से अनाज मंगाते थे, तो कई बार इनकी शर्तें इतनी ज्यादा अपमानजनक और ऐसी होती थी कि बिल्कुल जो हमारे डिसीजन मेकर्स थे उनको जो है बहुत शर्मसार होकर गुजरना पड़ता था। ये जो इलाका जहाँ के किसान मुख्य रूप से आंदोलित हैं, इनको इस देश में सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट मिला कि इन्होंने, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश को ले लीजिए आप, जो है इन लोगों को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन लोगों ने भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता को ले आने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
और ये जो निभाई, तो कम से कम वो लोग जो कि बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे कि 70 के दशक में भारत अकाल का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, और बहुत सारी बातें हुई थी, क्योंकि जो हमारे डिसीजन मेकर थे, राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने इस सरकार को संभालने के पहले बंगाल के उस अकाल को देखा था जिसमें लाखों मौतें हुई। और बहुत सारे जो रिसर्चेज हैं, बहुत सारे जो अनुसंधान हुए हैं उस दौर के, वो उनके आंकड़ों में विभिन्नता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों लोग मारे गए थे। तो ये सारी बातें थी। तो खाद्य आत्मनिर्भरता अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने, देवराज जी ने जो बात कही है कि किसानों के अधिकतम आंदोलन सफल रहे, और अंग्रेजी राज में जब 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे, तो उनके जीवन काल का वो सबसे ज्यादा लंबा समय अगर किसी आंदोलन में उन्होंने दिया तो चंपारण ही था। अगर आप गौर करेंगे तो 10 महीने के करीब जो है गांधी जी को चंपारण में अलग अलग उसमें, और अंग्रेजों ने पहले विरोध किया था उनको, बाद में उनकी बात को माना, और चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो बना है, अगर आप उसको देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी गांधी जी को भेजी थी, जबकि संसदीय रिपोर्टों की कॉपी किसी प्राइवेट प्लेयर को भेजने की परंपरा नहीं है। जो संसदीय समितियां आमतौर पर वो सांसदों को ही और उनके कमेटियों के मेंबर्स को ही भेजी जाती हैं। मैं भी 1989 से लगातार संसद को देख रहा हूं, और उन 3 पत्रकारों में था, जब ये बिल पास हुआ आखिरी, तो हम केवल 3 पत्रकार बैठे हुए थे, संडे का दिन था और ये बिल पास हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में आ रहा था जो सदन का नजारा था और जिस तरह का विरोध हुआ, तो मुझे लग रहा था, मुझे बहुत खटक रहा था कि यार ये इस पर सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए। देखिए, संसदीय प्रक्रियाओं से आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं, संसद में एक कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो चलती है, किसी भी रूप में चलती है, चाहे कोई शिक्षक मांग करे कि ये शैक्षिक कानून है, इसको बदलना चाहिए, हाँ, वो नोट जाता है अलग अलग तरीके से, कभी कोई सांसद इनिशिएट करता है, कहीं कोई हो सकता है शिक्षक संगठन हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूपी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बना, उसको, उस कानून को बदलवाने में यहाँ के मेरठ के जो शिक्षक थे, शिक्षक नेता जो ओम प्रकाश शर्मा, उनका बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि कई दिनों तक चर्चा चली उस पर, चंद महुड़ा मुख्यमंत्री थे, कई दिनों तक चर्चा चली और एक बेहतरीन कानून बना। तो कोई भी कानून बनता है तो कानूनों के साथ जुड़े हुए लोग कौन से हैं, यहाँ तक कि मीडिया पर्सन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी राय ली जाती है, कमेटियां चर्चा करती है। मेरा अपना आकलन ये है कि इन कानूनों को बहुत जल्दबाजी में लाया गया, और जल्दबाजी में लाने के नाते जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स इसमें कई हैं, केवल किसान नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आप जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट्स भी इसमें स्टेक होल्डर है। इसमें जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, अडानी अंबानी भी इसमें है, क्योंकि उन्होंने जो है साइलोज से लेके सब कुछ बना रखा है आज की तारीख में। और छोटा गोदाम बनाने वाला भी, चलाने वाला भी है, उसमें एफसीआई भी स्टेक होल्डर है। और वहां से लेकर के आप एपीएमसी की बात करेंगे तो गांव की मंडियों से लेकर के जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी है, मैं उन राज्यों की, बिहार और उन राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं जहां एपीएमसी का एक्ट ही खत्म हो चुका है, जहां नहीं है। जिन जगहों पर है वहां ऑलरेडी जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा, वहां चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले इस एक्ट के बारे में सोचा, जो एक मंडियां कैसे बने, चरण सिंह का मूल विचार था। और वो जब ले आए तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा कि भाई हम इसको जो है एपीएमसी का जो वो है, इस पर सरकार अभी नहीं, क्योंकि हमारे लिए जमींदारी उन्मूलन पहली प्रायोरिटी है। तो चौधरी साहब उसको प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर ले आए। प्राइवेट मेंबर बिल भी आप जानते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल पर कई कानून बन गए हैं, और चौधरी साहब ले आए, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। बाद में पंजाब में सर छोटू राम ने उस ड्राफ्ट को मंगाया, और पंजाब पहला राज्य बना जहां की मंडियों का कानून बना। और उस मंडी के कानून की पहली शर्त थी कि मंडी में कारोबारी जरूर होंगे, लेकिन मंडियों का नेतृत्व किसान के हाथ में होगा। लेकिन हुआ क्या है, समस्याएं कहां से आ रही त्यागी जी? समस्याएं आई हैं कि जब से ये पूरी की पूरी मंडियों को कुछ चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है, अब समस्या कहां है? देखिए, बातें तो लगभग सारी हो चुकी है। अब समस्या ये आ गया है कि भारत में कृषि क्षेत्र कुछ किसी एक कानून या किसी एक विधेयक के दायरे में आने वाला नहीं है। कारण क्या है?
कि ये विशालतम देश है, हिमाचल के किसान की स्थिति कुछ अलग है और समस्या वहां की अलग है, समाधान भी अलग है। और मैं बीच में 2019 में मैं मैंने हिमाचल विधानसभा पे प्रोग्राम बनाने गया मैं, तो शांता कुमार जी से बात कर रहा था। शांता कुमार जी जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े डिसेंट लीडर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार वो एमएलए बन के गए तो उन्हें बहुत ज्यादा इस बात को लेकर खटता था कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वहां के डॉक्टर वाईएस परमार, वो ये बात करते थे कि सेब और सड़क की बात करते थे। तो बोले मैं बड़ा इरिटेट होता था और बोले कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, जनता पार्टी के पीरियड आया, तो एक जगह मुझे जाना था तो मैंने माइंड मेकअप किया कि वहां पानी की परियोजना का उद्घाटन करना। तो मैंने माइंड मेकअप किया कि वहां 5-6 किलोमीटर तो चलना ही होगा पैदल हमें। तो मैंने अपना दिमाग, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं साहब, वो परमार साहब सड़क वहां भी बना चुके हैं। तो सड़क नहीं, उन्होंने, डॉक्टर परमार ने अपने शासनकाल में 60 के दशक में हिमाचल तक में कोल्ड स्टोरेज बनवा दिया था, मद्रास के हवाई अड्डे के बाहर तक। तो सवाल यह है कि ये सब जो लोग थे, जो उस दौर की जो लीडरशिप थी, उन लोगों ने जो सोचा था, अब क्या है कि वो सोचने के तरीके बदल गए हैं। सच बात तो ये है त्यागी जी कि आजकल हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो इलाका है, वहां प्रॉपर्टी डीलर लोग जो है वो उन इलाकों में सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। जो है किसान तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि जो अभी हमारे तमाम साथी जो कह रहे थे, बात सही है भाई। आलू जब उसका आएगा तो जो है उसका दाम जमीन के नीचे, जहां से खोद के निकालता है वहां पहुंच जाएगा जो है। और उसी तरीके से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएंगे उसमें धान और गेहूं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट हमारा है उसमें इस बात को सरकार को करना ही है कि 600 लाख टन से ज्यादा उसको जो है धान और गेहूं खरीद के रखना ही है, क्योंकि बांटना है उतना। तो 600 लाख टन तो आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से तो खरीदेंगे नहीं, जो है आपको यहीं के बाजार में सबसे सस्ता मिलेगा, वहीं आप खरीद रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब सवाल यह है कि आप किसान की अब असली चुनौती क्या है? चुनौती ये नहीं, क्योंकि किसान हमारे बचपन का गांव बदल चुका है। और हमारे बचपन में, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी एक बात, जो है महिला किसान, ये महिला किसानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा तेजी से तो पहाड़ी इलाकों में बढ़ रही है। और हम लोग जो नीति निर्माता जब बैठ के बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे चाय बागान का क्षेत्र हो, या जो है बीज को ठीक से बनाने का क्षेत्र हो, या जो है तमाम क्षेत्र जो है निकाई बुनाई, सब में जो है मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो केवल ट्रैक्टर चलाने का, जिसमें भी महिलाएं आ गई हैं। बाकी महिला सबसे ज्यादा जो है खेती में योगदान दे रही हैं। और 10-12% से भी कम महिला किसान है जिनके नाम पे जमीन है। और त्यागी जी को तो कार्ड बन गया है, वो जिनके नाम पे जमीन नहीं उनके नाम पे तो कार्ड बनना नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी उनको किसान नहीं मानती है। और आज की तारीख में जो पट्टे पर खेती करने वाले लोग हैं बहुत बड़ी संख्या है। तो सूखा राहत तो त्यागी जी और हमारे खाते में आ जाएगी, लेकिन जो बेचारा असली सूखे का जो संकट जिसके सामने है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला, कि जो पट्टे पर खेती कर रहे किसान हैं वो किसान ही है, उनकी भी आजीविका उसी पर टिकी हुई है। तो उनके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें एक केंद्रीय नीति बने, जिसमें राज्य सरकारें मिलकर के पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात है, इसके लिए एक रास्ता निकाला जाए। दूसरा, कि खेती की लागत को कम करने के लिए पूरे देश भर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग समस्याएं हैं। जो हमारा जो इलाका जहां हम लोग बैठे हुए हैं, वहां खेती की लागत ज्यादा है। जो कम पानी वाले इलाके हैं, जहां पानी की कमी है, जिसको कहिए बारानी या वर्षा सिंचित इलाका, वहां खेती की लागत कम है, लेकिन किसान की चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि उत्पादन कम है उनका। तो उन बारानी इलाकों के लिए अलग रणनीति बने, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आपको विदर्भ से लेकर के और पूरा जो एक इलाका जहां हमारी दालें सबसे ज्यादा पैदा हो रही हैं, जहां हमारा जो है सबसे ज्यादा कपास पैदा हो रहा है, जहां बहुत सारी पशुधन बहुत ज्यादा है, जहां हमारा खाद्यान्न मतलब तिलहन पैदा हो रहा है। तो आज आप क्या बात है, आज आप अगर केंद्रीय नीतियों की बात करेंगे, तो आज हम कितना आज हम तिलहन में त्यागी जी 65,000 करोड़ का तिलहन का हम सामान मंगा रहे हैं, मैंने खाद्य तेल मंगा रहे हैं हम 65,000 करोड़ का। और लगभग इतना ही आप पीएम किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं लोगों को जो है। तो भाई ये तो देखना पड़ेगा कि आप जो है कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और
अब जो है मैं बताऊं आपको, ये बिल जो आए गए जिस तरह से हुई, अब भारत में एक कानून कोई भी उठा के देख लीजिए, औसत कानून को लागू करने में और बनाने में जो समय लगता है वो करीब 2.5 साल का समय लगता है। ये 3 ही महीने में विचार होकर बन गए ये कानून। इसमें निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी कानून पूरी तरह से बहुत अच्छा ही नहीं होता और कोई बहुत बुरा नहीं होता, और हर कानून हर आदमी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई कानून, संविधान बनाने वालों ने ये रास्ता दिया है कि आप संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ये रास्ता हमेशा रखा है कि भाई कोई जरूरी नहीं है, मनुष्य बैठे हैं हम सब लोग, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ कि उसी में कोई जरूरी तो मैं हर चीज सही ही बोल सकता हूँ, हो सकता है मुझसे ही कोई गलत आंकड़ा निकल जाए, कोई तथ्य मुझसे गलत निकल जाए, आपसे निकल जाए। बहुत सारे विद्वान हैं जिनको किताबों में ही गलत तथ्य मिल जाए तो क्या करेंगे जो उसमें, तो वो नहीं है। वो ये है कि कृषि बाजारों में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सुधार होगा कि जब गांव का बनिया इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाए कि जो छोटा किसान है, छोटा किसान बेचता कहाँ है, क्या वो मतलब हमारे पूरब में, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, हमारे जिले का जो किसान है वो अमूमन जो छोटा किसान है वो गांव के बनिया को दे देता है, दे दिया, कहीं 50 किलो है, कहीं 60 किलो है, कुंटल भर हुआ, वो बाजार में मंडी में देके जाता नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी उसकी, उतना पैसा ही नहीं मिलेगा उसको। तो अब ये होना चाहिए कि अगर आपने एक एमआरपी बना रखी है कि एक फाउंटेन पेन जो चेन्नई में बन रही है वो मेरे गांव में भी अगर इससे ज्यादा में नहीं बिक सकती, तो क्या सरकार ये व्यवस्था आजादी के 70 साल के बाद, अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद ये नहीं कर सकती कि किसान जो आलू बो रहा है, जिसका हमारे पत्रकार, युवा पत्रकार साथी ने कहा था, तो आलू का दाम तय कर लीजिए आप, एक औसत पूरे देश भर में लगा लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आपको तय हो जाए भाई 9 रुपया में अगर किसान को आलू मिल जाएगा तो चवन्नी उसको फायदा हो जाएगा। तो ये गारंटी तो दी जा सकती है, राज्य सरकारें जो कि बड़े बड़े कानून बना के बैठी हुई हैं कि भैया 9 रुपए से कम में आलू आप नहीं खरीद सकते, कोई भी, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो चाहे जो हो, तो कम से कम 2 पैसा किसान को, किसान ये नहीं होगा कि आप चवन्नी पर ले आ रहे हैं, आप मनमाने तरीके से, मतलब किसान जाके छोड़ के आ जा रहा है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने इस पत्रकारी जीवन में बहुत सारे ऐसे किसानों से मुलाकात की है जो मंडी में अपना पूरा सामान छोड़ के चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको उतना भी नहीं मिल रहा है जितना लागत जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की। तो बताइए इस तरह की दीनहीन स्थिति केवल किसान की क्यों है? तो मुझे लगता है कि इस बात का कानूनी प्रावधान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं। मेरे बचपन में जो किसान था वो बहुत निर्भर था इस मामले में, क्योंकि मेरे गांव, मेरे घर के बाहर कोल्हू चलता था, किसी और का बैल आया, मतलब हमें पता ही नहीं चलता था कि कब वो पूरे 24 घंटे में वो, हमें कोई जो है फ्यूल नहीं खर्च होता था, किसी और का बैल आया आके लग गया, पूरा कोल्हू पर कब जो है गुड़ बन गया हमें पता भी नहीं चला। एक सामुदायिकता की भावना थी। और अभी संगीता जी ने जो बात कही, देखिए पीओ, ये पीओ क्या है? ये पीओ का जो मॉडल है वो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जो मॉडल था, सामुदायिक खेती और सहकारी खेती का जो मॉडल था वो फेल हो चुका। चौधरी चरण सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुर कांग्रेस में उसका विरोध किया, क्योंकि हमारे यहाँ साझे की खेती नहीं हो सकती, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अब तो और स्थिति खराब है। अब तो अगर आप जाके गांव में देखेंगे तो बहुत सारे गांव में आपको मतलब कोई सामूहिक समारोहों में पानी पिलाने और खाना परसने वाला आदमी नहीं मिलेगा। जो है ये स्थिति आ गई है, क्योंकि अब वो गांव हमारे बचपन के रहे नहीं। अब गांव में अब हर आदमी की अपेक्षा होती, उनकी भी है कि उनका बच्चा जो है पढ़ने जाएगा बाहर, तो इंजीनियरिंग की फीस जो है उसको भी 1 लाख रुपया देना होगा, कहाँ से देगा? उसके बाद मोबाइल तो हर घर में आ गया है, तो भाई मोबाइल भी रिचार्ज कराना है। हर घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है, पहले साइकिल थी तो तेल नहीं भराना पड़ता था उसमें। तो आप ये समझिए कि किसान के खर्चे जो है वो बढ़े हैं, उसका डीजल का पंप सेट है, उसमें तेल लगना है, और सरकार जो है किसान के डीजल के पंप सेट और मोबाइल टावर को दिए जाने वाले डीजल के में एक ही आंख से देखती है। और मोबाइल टावर तो भाई बड़े बड़े लोगों के हैं, लेकिन किसान के पंप सेट और ट्रैक्टर में तो डीजल भराना बड़ा कठिन काम है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को
एक समग्र रूप में मुझे लगता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर 21वीं सदी की खेती की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नए सिरे से, जिसमें बौद्धिक जगत भी शामिल हो, उसमें किसानों के परिवारों के लोग शामिल हो, एक व्यापक सर्वे हो। कोई इसमें वो नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश में एक नीति को लागू नहीं कर सकते, आपको क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और कृषि शिक्षा को भी आपको एक नए सिरे से, जो आपने नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा नीति नहीं है कहीं, अगर आप उठा के देखेंगे तो। अगर भारत को, जो कि अभी भी करीब 60% लोग खेती पर निर्भर है, तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में जो उस समय के शुरू के दौर में नई तालीम या नई बुनियादी तालीम के बारे में जो चर्चाएं हुई थी, उनमें छोटे छोटे माध्यमिक स्कूलों के बाद 10-10 एकड़ के फॉर्म थे, जिनमें बच्चों को कम से कम इस बात की जानकारी मिल जाती थी, जो अभी हमारे युवा साथी कह रहे थे कि भाई हमें तो गेहूं धान का भी अंतर नहीं पता होता जो नेंगड़, तो उनको पहले से ही बचपन में पता चल जाता था कि ये रबी है, ये खरीफ है, ये जायद है, वगैरह वगैरह पता तो चल जाता था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि खेती हमारी जो है कोई उद्योग नहीं है खेती, लेकिन ये अब आने वाले समय में उद्योग, जो उद्योग इसकी तरफ दिलचस्पी ले रहा है, डॉक्टर साहब ने जो बताया, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि सबसे कम फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चांसेस हमारे यहाँ है। और कोरोना ने ये बता दिया है कि पूरी दुनिया में और कुछ बिके या ना बिके, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है आने वाले समय में भी, देखिए कोविड का असर बहुत अच्छे समय तक रहना है। और जो एक हेल्दी खाद्य इंडस्ट्री है, जो जैविक खेती है, बहुत सारी खेती। अब मैं बात अपनी खत्म करते समय ये कहूंगा कि जैविक खेती पे बहुत चर्चा हुई, जीरो बजट खेती पर भी। क्या आप में से किसी एक व्यक्ति को पता है कि भारत का कोई भी ऐसा कृषि बाजार है जो जैविक खेती को डील कर रहा हो, जहां किसान लेकर के जाए तो उसको जैविक और अजैविक के बीच का मूल्य जो है मिल जाएगा? नहीं, कतई नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये जरूर है कि किसानों ने अपने घर पर ही बाजार बना दिया। जैसे मैं बहुत सारे इलाकों में ऐसे किसानों को जानता हूं कि जिन्होंने अनार पैदा किया तो वहीं आ जाते हैं लोग, आके खरीद लेते हैं, है ना, वहीं उन्होंने जो है उनके गेहूं को खरीद लिया। लेकिन इस तरह का बाजार भी जैविक, दुनिया भर में आप जाएंगे घूमेंगे तो बहुत सारी जगहों पर स्टोर हैं जैविक के। तो मुझे लगता है जैविक खेती को प्रमोट करिए, बिल्कुल करिए। किसानों को भी नए नए चीजों से जोड़ना जरूरी है, उनके पास पूंजी नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, और मैं शायद ज्यादा बोल गया। मैं बोलते समय मैं भी, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक मित्रों के बीच में रहता हूँ, तो मैं बोलते समय ध्यान नहीं रख पाता, और कई बार स्कूलों में भी मैं जब बोलता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है त्यागी जी, आपको मुझे रोक देना चाहिए था, मुझे ज्यादा समय लेने का हक नहीं, भले मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। तो मैं यही अपनी बात को विराम देते हुए ये कहूंगा कि ये जो कानून वापस लिए है, ये सही समय पर एक सही कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर है ये बात। मैं जब बहुत सारी बातें बोलता हूँ, देखिए मैं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का मीडिया सलाहकार हूँ, इस नाते बहुत सारे लोग राजनीति पे ले जाते, लेकिन मैं इन विषयों को कभी राजनीतिक रूप में नहीं देखता हूँ। मैं एक पत्रकार के तौर पर ही जो मैं बातें यहाँ भी कर रहा हूँ। और मेरा अपना ये मानना है कि हम इस बात को, खेती को, इस बात को कि भारत की अंतोगत्वा दुनिया भर में भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश के तौर पर आज भी बना हुआ। भले ही जीडीपी में खेती का कंट्रीब्यूशन कम हुआ हो, लेकिन खेती की भारत के जनजीवन में महत्ता बिल्कुल कम नहीं हुई है। इस नाते नीति आयोग में बैठे योजनाकारों से मैं ये कहूंगा कि आप उस तराजू पर खेती को न तोलें कि चूंकि जीडीपी में खेती कम कंट्रीब्यूट कर रही है, इस नाते खेती पर कम तवज्जो देने की जरूरत है। और आंकड़े गवाह है इसके, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खेती पर कितना खर्च कर रहे हैं, ये इसका कोई आंकड़ा आप सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उस समय आ गया है कि बौद्धिक जगत को इन्वॉल्व करके, सबको इन्वॉल्व करके एक रास्ता निकालिए। किसान वाकई चुनौती के दौर से गुजर रहा है, और सबसे बड़ा उसकी चुनौती ये है कि उसके फसलों का वाजिब दाम मिलने के लिए एक रास्ता निकालना जरूरी है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा रही। और जैसे बड़े विद्वानों के बीच में बैठ के कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। धन्यवाद त्यागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों को बड़े समग्रता से छूते हुए और उनका
सही दिशा में विमर्श करते हुए हम लोगों को समझाया और बताया कि किस प्रकार से हम चीन की खेती को, अमेरिका की खेती को या यूरोपियन खेती को, जहां विकसित किसान हैं उनको एक समान नहीं देख सकते हैं। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां भिन्न हैं, उनकी दशा आर्थिक रूप से और वहां सामाजिक सुरक्षा निश्चित रूप से इस देश से बेहतर है। तो हम किसी दूसरे देश के परिवेश और व्यवस्था से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में समय बहुत हो गया है। डॉक्टर संगीता जी को हम पुनः सुनेंगे किसी दिन। निश्चित रूप से ये सही बात है कि उस किसान बिल में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, आउटराइटली आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम था और बड़ा बोल्ड कदम था, लेकिन बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं, और अगर कंट्राडिक्शन नहीं होते तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ये कदम नहीं उठाते। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, भले ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का दबाव हो या और अन्य दबाव हो, अब उनकी वास्तविक जानकारी हम और आप में से किसी को नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हर क्षेत्र के अनुकूल नीति बनाई जाए, क्योंकि कृषि की समस्याएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। एक प्रकार की नीति काम नहीं, कारगर नहीं हो सकती। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र की एग्रीकल्चर का पूरा डायनेमिक्स अलग है, मैदानी क्षेत्र का अलग है, जहां निरंतर बाढ़ आती है वहां अलग है। तो ये एक समग्र नीति बने जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हों, और कम से कम मुझे लगता है कि जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री तो मैक्सिमम प्राइस पर बेच रही है अपने प्रोडक्ट को, तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। इसमें किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो खुद इस बात की मांग करते थे, और जब वो सत्ता में 2014 में आए थे तो किसानों की आय दूनी करने के लिए आए थे। तो मैं समझता हूं किसानों की आय निश्चित रूप से मोदी जी दूनी करके ही जाएंगे, और कम से कम जो नए बिल आएंगे किसानों के हित में आएंगे। और हो सकता है अगले बिल में, प्रधानमंत्री जी हमेशा लीक से हटके काम करते हैं, हो सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी कुछ संवैधानिक प्रावधान हो। सभी मित्रों को, विशेष रूप से आदरणीय अरविंद सर को, जो बड़े स्नेह भाव से मतलब हमारा निवेदन स्वीकार कर लेते हैं, संगीता जी को, परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर देवराज जी को, मित्र सखा डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी को, और मेरे अनुज रजत त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा को आज सारगर्भित बनाया, कई मुद्दों को उठाया, कई मुद्दों को छुआ, और कई मुद्दों पर अभी भी आपके मन में ललक है कि आमने सामने लड़ा जाए, रखा जाए। तो ये चर्चा आगे हम किसी दिन पुनः इस मुद्दे पे रखेंगे। आपका जननीति प्रतिष्ठान की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं हम अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम को विराम देते हैं, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर आदेश है जी। सबको बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर।